कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी बायो मैम और ये आपका अपना चैनल बायो मैम, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम को, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में हम लोग प्लाज्मा पढ़ चुके थे और आज हमें कंटिन्यू करना था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को। ओके, तो जैसा हमने ब्लड में पढ़ा था, ब्लड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? ब्लड में हमने पढ़ा था कि ब्लड के दो कंपोनेंट है, एक प्लाज्मा है विच इज इन द लिक्विड फॉर्म और दूसरा जो सॉलिड फॉर्म है दैट इज नोन एज द सेल। और ये क्या था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और क्या था? प्लेटलेट्स। तो आज हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को कंटिन्यू करेंगे। प्लाज्मा कंप्लीट हो चुका था। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। ओके, आरबीसी के कंपोजिशंस क्या हैं, आरबीसी के यूज क्या है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का आरबीसी। आरबीसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स भी बोलते हैं और इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका क्या क्या नाम है? रेड ब्लड सेल्स, या बोलते हैं इसको रेड ब्लड कार्पस्कल्स, या फिर इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स होता है रेड कलर, और साइट्स जो लिया गया हमारे साइटोलॉजी के वर्ड से लिया गया, क्योंकि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल इज नोन एज द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का साइट्स ले लिया गया और इसका मतलब क्या है? सेल्स। तो इसलिए ये होता है रेड सेल्स, इसलिए इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्लियर? अब नाउ आरबीसी का बर्थ कहाँ होता है, मतलब आरबीसी कहाँ बनता है? हमारे बॉडी में कहीं तो कहीं आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता होगा आफ्टर बर्थ। और ये भी है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में फिर कहाँ बनता है आरबीसी? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये लिवर में इसका फॉर्मेशन होता है और आफ्टर बर्थ इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? या फॉर्मेशन बोलो या इसका बर्थ प्लेस बोलो, जहां आरबीसी का जन्म होता है। जन्म लेने के बाद आरबीसी मरता भी है और इसका टोटल लाइफ स्पैन जो होता है, मतलब 120 डेज के बाद ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 डेज। और 120 डेज के बाद ये डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन डीजनरेट होने के लिए ये कहाँ जाता है? डीजनरेट होता है ये डीजनरेट होता है जाकर ये लिवर में या फिर स्प्लीन में। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? ग्रेवयार्ड। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। लिवर या स्प्लीन को इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि लिवर में जो ये डीजनरेट होता है तो फिर से इसका जनरेशन नहीं होता है, लेकिन इस स्प्लीन में जो होता है फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। मतलब आफ्टर डीजनरेशन ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा स्प्लीन में। बट ग्रेवयार्ड बोलते हैं लिवर और स्प्लीन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे इसका डेथ हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है। अब आरबीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आरबीसी हमारा होता है इन्यूक्लिएटेड या फिर बोलो नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह है। कैमल और लामा में न्यूक्लियस रहता है। जब मैमल्स का आरबीसी तुम देखोगे तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता,
लेकिन कैमल और लामा में न्यूक्लिएटेड होता है। और इसका शेप कैसा होता है बच्चों? इसका शेप जब तुम देखोगे माइक्रोस्कोप में तो इसका शेप कैसा दिखता है? बाइकॉन्केव। ओके, अब ये क्या, ये दिस इज द मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है। ओके, लिख सकते हो इन ह्यूमन बीइंग इट इज फाउंड, इसका जो तुम्हारा काउंटिंग है या जितना कितना पाया जाता है, तो ये 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन कितने में? पर क्यूबिक मिलीमीटर। और एक बात है, मेल और फीमेल में ये डिफर करता है। इसके जो नंबर है आरबीसी के, मेल और फीमेल में डिफर करता है। मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। इसलिए हेमोग्लोबिन भी देखोगे, जब हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराने जाते हैं हम लोग, तो हेमोग्लोबिन जो मेल में होता है उसका एक रेंज है, दैट इज द 14, और फीमेल में 12 तक है। ओके, 14 से नीचे जाने पे होता है कि हाँ हेमोग्लोबिन कम है, और फीमेल में 12 से नीचे जाने पे होता है कि हेमोग्लोबिन कम है। या फिर एनीमिया हो जाता है, जब हेमोग्लोबिन की कमी होती है हमारे ब्लड में, तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। इसी तरह हमारा हेमोग्लोबिन जब ज्यादा हो जाता है तो दैट इज नोन एज द पॉलीसाइथेमिया। ओके, लेकिन एक और डिजीज है, पहले मैं बता दूं, आरबीसी में एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? एचबी का ही मेन रोल है आरबीसी में, क्योंकि ये एचबी ही क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और लंग्स के पास से ऑक्सीजन को लेकर कहा जाता है? सेल्स के पास जाता है। ओके, कैसे? देखो, ये तुम्हारा एल्वियोलाई। ओके, यहाँ पे आएगा ब्लड सेल्स, कैपिलरी जाएंगे। क्लियर? इसमें क्या रहता है? यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम में इतना पतला लेयर होता है जिससे डिफ्यूज हो सकता है। ये बच्चे किसका बना होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम का। ब्लड वेसल्स जो है, कैपिलरी जो है, यहाँ पे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, फिर इसके नीचे भी यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। अब जो लंग्स का ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई। क्लियर? लंग्स में जो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होता है, ये डिफ्यूज करके कहा चले जाते हैं? हमारे ब्लड कैपिलरीज में। फिर ये ब्लड है, ब्लड में यहाँ पे ये आरबीसी है। आरबीसी के हेमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन करता है, और Hb प्लस O2 मिलके क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्लियर? ये किसको पहुंचा देता है? सेल को पहुंचा देगा। सेल में जाने के बाद ये ग्लूकोज, वही जो मैं पिछले क्लास में भी डिस्कस की थी, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा और क्या दे देगा? CO2। अब इस CO2 को क्या किया? फिर से हेमोग्लोबिन कैरी किया, आरबीसी का हेमोग्लोबिन ब्लड में ये गया। ओके, और ये CO2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाया? Hb प्लस CO2 क्या बनाएगा? बेटा बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है CO2 प्लस Hb कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोल देते हैं। ओके, मैंने यूट्यूब में भी देखा है एक दो को पढ़ाते हुए कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, बट भी जिसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन मत बोलना, ये कार्बामिनो हेमोग्लोबिन है। ओके, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। क्लियर? यहां ध्यान देना, क्योंकि जब Hb हमारा CO के साथ कंबाइन करता है तब बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, माइंड इट। अब ये कहां लेके जाएगा? फिर से ये लंग्स के पास लेके जाएगा, एल्वियोलाई के पास लाएगा, और यहाँ पे क्या कर देगा? CO2 को रिलीज कर देगा। CO2 फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये हमारा हेमोग्लोबिन का काम था। अब ये हेमोग्लोबिन क्या रहता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है मैं तुमको बताती हूँ। ये जो Hb रहता है, जो हेमोग्लोबिन रहता है, दैट इज एक हेमोग्लोबिन के ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं
4 हीम रहेगा और 4 ग्लोबिन रहता है। दिस इज कॉल्ड द हीम और दिस इज कॉल्ड ग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन आता है लंग से तो ये यहाँ पे आके कंबाइन हो जाता है और फिर इनको ये ऑक्सीजन को लेकर सेल के पास चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी। ओके, आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ओके, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पस्कस भी बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज है। इसका बर्थ प्लेस क्या है, बोन मैरो है। ये कहाँ मरता है, तो बच्चे तुम लोग क्या बोलोगे, इसका ग्रेवयार्ड कह सकते हो। किसको बोलोगे, ये हम लोग स्प्लीन को बोलेंगे और लीवर को बोलेंगे। ओके, क्योंकि लीवर में जाके और स्प्लीन में जाके ये डिजेनरेट हो जाता है। इसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे ये इन्यूक्लिएटेड होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। ओके, क्लियर। ये कितने में पाया जाता है, मतलब इसकी काउंटिंग्स क्या, नंबर्स ऑफ आरबीसी कितना रहता है, तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर यू कैन सी। इसमें क्या पाया जाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट दैट इज नोन एज द हेमोग्लोबिन। ओके, जो किससे बना होता है, फेरस से बना हुआ होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द आरबीसी, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ओके, डब्ल्यूबीसी, इसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स का क्या मतलब हुआ, ये कलरलेस होता है। दिस इज व्हाइट इन कलर, इसका कोई कलर नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्लियर। ये हमारे अंदर, हमारे ब्लड में क्या होता है कि भी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है, बट ये थाउजेंड्स में प्रेजेंट रहता है और इसका काम क्या रहता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। यदि कोई एंटीजीन हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है या घुस जाता है, तब ये फाइट करता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैं भी बताऊंगी आप लोगों को। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये कुछ ही दिनों तक रहता है, 4 to 5 डेज का ही रहता है इसका लाइफ स्पैन। लेकिन ये न्यूक्लिएटेड रहता है। ये क्या रहता है, न्यूक्लिएटेड रहता है। क्लियर, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। जब इसके शेप की बात करें तो ये एमोबॉइड शेप होता है, इसका कोई शेप ही नहीं रहता है। तभी इसलिए इसका एमोबॉइड शेप होता है कि मूव करके, अरे एंटीजन इधर आया तो इधर भागो, एंटीजन इधर आया इधर भागो, मतलब ये मूव कर सकता है, आसानी से मूव कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। मतलब इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, हर सेल का साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। हमने साइटोलॉजी में पढ़ा था, मान लो ये एक सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसका न्यूक्लियस होता है। तो डब्ल्यूबीसी के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें कुछ डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, शुगर के दाने की तरह, और कुछ डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। इसलिए हम डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई कर दो, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। ओके, एग्रैनुलोसाइट्स। एग्रैनुलोसाइट्स में क्या क्या हो जाता है, तुम्हारा मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसमें क्या हो जाता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये मैं बता रही हूँ कि ये कितने कितने अमाउंट यहाँ प्रेजेंट रहता है, और ये 20 to 25%। चलो एक बात देखो, एक ट्रिक बताऊंगी जिससे तुमको याद रहेगा। पहले हम देख लेते, फिर ग्रैनुलोसाइट्स के कितने कितने प्रेजेंट रहते हैं। बेसोफिल्स,
eosinophils एंड न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा जो होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट रहता है। ये क्या रहता है 60 to 65%। बेसोफिल्स जो हमारा होता है वो डेट इज द बेसोफिल्स जो होता है हमारा 2 to 3%। और हमारा इओसिनोफिल्स जो होता है ये 0.5 to 1%। और दिस इज 2 to 3%। क्लियर क्लियर। अब एक सेकेंड के देखना। ग्रेनुलोसाइट्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मतलब बैंजी बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स है। बैंजी एमएलए है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। मतलब कभी कभी जब हम लोगों को याद करने में कि किस कैटेगरीज में कौन पाए जाते हैं प्रॉब्लम होता है तो तुम ये ट्रिक लगा सकते हो। बैंजी एमएलए है, बैंजी में आ गया बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स है और हमारा मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। इतना क्लियर। अब हमको जानना है इनके अमाउंट्स के बारे में कि कौन कौन कितने कितने अमाउंट में पाया जाता है और किसका क्या काम है। तो बेसोफिल्स हमारा कम होता है 0.5 to 1% के करीब होता है। इओसिनोफिल्स 2 to 3% होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है 60 to 65%। मोनोसाइट 6 to 8% होता है और लिम्फोसाइट 20 to 25% होता है। लेकिन माइंड इट, ये मैंने एनसीईआरटी का जो तुम्हारा डेटा है उसको दिया है, बट बहुत सारे बुक में डिफर कर जाता है। तो एनसीईआरटी याद करो क्योंकि सारे एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब किसका क्या फंक्शन होता है, हमारा जो न्यूट्रोफिल्स होता है प्लस मोनोसाइट्स दोनों मिलके किसका काम करते हैं, ये फैगोसिटिक होते हैं। क्या होते हैं, फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का मतलब समझते हो, फैगोसाइट्स कोई भी बैक्टीरिया आया वायरस आया उसको खा जाए, दिस इज कॉल्ड द फैगोसिटिक इम्यूनिटी। उनको खा जाते हैं ये लोग जैसे ही इंटर करते। ठीक है बात, ओके। लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारा टी सेल्स एंड बी सेल्स बनाता है। जब आगे तुम पढ़ोगे इम्यूनोलॉजी में तो वहां पे मेमोरी सेल्स बनाते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स ही क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज द टी सेल्स एंड द बी सेल्स। तो ये हमारा इम्यूनिटी से फाइट करने के लिए मेमोरी सेल्स इसको बोलते हैं। जैसे तुमको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो घर में सुनते होंगे कि सब लोग बोलते हैं कि तुमको अब दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा, या फिर तो हमें कोई भी बीमारी होती है कोरोना वायरस का, जैसे मैं लास्ट टाइम बताई थी, तो एंटीबॉडीज तैयार हो जाता है। तो ये लिम्फोसाइट जो होता है वो टी सेल्स और बी सेल्स जो होते हैं उसको बना के इसके मेमोरी में रख लेता है। अच्छा कि ये वाला एंटीजन है तो इससे तो हमें ऐसे फाइट करना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेमोरी सेल्स की मेमोरी में रख लिया, फिर अकॉर्डिंगली ये फाइट करेगा। अब इओसिनोफिल्स हमारा क्या करता है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, दिस रेजिस्ट इन्फेक्शन। ओके, ये हमें इन्फेक्शन से बनाता है। और बेसोफिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। देखो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन तो जो हमारा केमिकल्स, किसी भी केमिकल से जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जैसे मान लो तुम कोई मेडिसिन ही लिए, उसके कुछ केमिकल्स है, तुम्हें रिएक्शन आ गया तो तुम्हें एलर्जी आ जाता है, या किसी फूड प्रोडक्ट से भी कभी कभी एलर्जी हो जाता है तो रेड रेड दाने आ जाएंगे, या चकत्ते चकत्ते आ जाते हैं, सूजन आ जाती है, तो ये हिस्टामिन की वजह से होता है। तो यदि मान लो तुम किसी डॉक्टर के यहाँ भी जाते हो और कभी दिखाते हो तो बहुत सारी जब दवाइयां डॉक्टर लिखते हैं तो उसके साथ एक एविल भी मेडिसिन देते हैं, ताकि बाकी जो ड्रग्स है उनके केमिकल से यदि तुमको कोई एलर्जी होता है तो वो एविल जो होता है ये बेसोफिल्स को एक्टिवेट कर देता है और तब तुम्हारा वो एलर्जी से फाइट कर देता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस में ये हेल्प करता है। इसी तरह हम कोई फूड प्रोडक्ट, बहुत लोगों को मशरूम से भी एलर्जी होता है, तो एलर्जी में हिस्टामिन केमिकल्स निकलने लग जाता है, तब इन दैट कंडीशन बेसोफिल्स हमारा उससे फाइट करता है। और हेपारिन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम जब ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे तब हम बात करते हैं कि हमारा कट हो गया, ब्लड फ्लो हुआ और ब्लड क्लॉट हो गया। ओके, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो गया,
लेकिन तो ब्लड वेसल्स में भी तो ब्लड रहते हैं, तो वहां पे ब्लड क्यों नहीं क्लॉट हो जाता है? तो ये वही है, हेपारिन जो है वह क्या काम करता है? हेपारिन हमारा एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता है। हेपारिन जो हमारा क्या काम करता है? एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है। ओके, तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी का काम, मतलब डब्ल्यूबीसी हमारा फाइटर है। ओके, जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। डब्ल्यूबीसी हमारा सोल्जर, तुम उसको बोल सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हैं, हमारा बॉडीगार्ड बोल सकते हो डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स होता है, इसको कहलाता है, या व्हाइट ब्लड सेल्स भी तुम कह सकते हो, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? सिर्फ इरेगुलर होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, 4 to 5 डेज होता है। अब बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग जब बोलोगे कि डब्ल्यूबीसी का बर्थ कहाँ होता है तो क्या बोलेंगे आप? सिंपल, ये भी बोन मैरो में। कहाँ बर्थ होगा इसका? बर्थ कहाँ होगा? बोन मैरो। डेथ कहाँ होगा? इसके डेथ के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं है, ये कहाँ भी इसका डेथ हो जाएगा? ब्लड में ही हो जाएगा। क्लियर? तो दीज आर ऑल अबाउट द डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ब्लड प्लेटलेट्स तुम हमेशा देखते होगे कि डेंगू होता है या फिर मलेरिया होता है तो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वह कम होने लग जाता है। तो एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, सेम ये भी सेल है ब्लड का। प्लेटलेट्स जो होता है हमारा एक सेल है ब्लड का। ब्लड प्लेटलेट्स जनरली एक जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसमें 3.5 लाख से 4 लाख तक आते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख तक भी ठीक है, जब कभी कभी हमारा ब्लड प्लेटलेट्स काउंट गिरने लग जाता है। जब तुम्हें मलेरिया या डेंगू होता है स्पेशली, तब हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट काफी नीचे आने लग जाता है, और जब वो 40,000 से भी नीचे जाने लग जाता है तब ये डेंजरस हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स में एक सब्सटेंस पाए जाते हैं दैट इज नोन एज द थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो मेनली हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये हेल्प्स इन कोगुलेशन, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग बोलो या ब्लड कोगुलेशन बोलो। तो कैसे करता है ये ब्लड कोगुलेट? कैसे होता है? कैसे हमारा ब्लड का क्लॉटिंग होता है? हमारा क्या होगा, जब कहीं भी तुम्हारे वेन्स कट जाते हैं, मान लो ये वेन्स में तो आराम से फ्लो करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई वेसल्स कट फट जाता है, ठीक है, तब ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे अटक पटक जाते हैं। ठीक है, यहाँ आके फंस जाते हैं, और हमारा यहाँ पे टिश्यू भी क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। यहाँ के जो वेसल्स के टिश्यू होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। क्लियर? अब ये जो ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पे आ जाता है कटे हुए पार्ट पे, जहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, ये वहां आएगा और वहां रोकना स्टार्ट करेगा। अरे कोई रोको रोको रोको, ये तो ब्लड फ्लो हो रहा है। और उस समय ये क्या करेगा? तब ये क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। इसी तरह से जो हमारा डैमेज टिश्यू होता है वो भी रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन बाद में ये एक्टिवेट होके ये भी किसमें चेंज हो जाता है? एक्टिवेट होने के बाद थ्रोम्बोकाइनेज में हो जाता है। ठीक है बात। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज रहता है, हमारे लीवर में 2 चीजों का फॉर्मेशन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन का और एक फाइब्रिनोजिन का। हमारा जो लीवर है वह क्या बनाता है? ये लीवर जो है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, बनाता रहता है वो प्रोटीन ये बनाता रहता है। क्या बनाता रहता है? प्रोथ्रोम्बिन, और क्या बनाता है? फाइब्रिनोजिन। ये बनता रहता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा कोई ब्लड वेसल्स डैमेज होता है,
तब उस कंडीशन में क्या होता है कि थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो क्या कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन को रिएक्ट करके इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ Ca+2। और ये जो लीवर जो है थ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजेन बनाता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, विटामिन के। इसीलिए तुम देखोगे कि जिस बंदे में विटामिन के की कमी रहती है उसका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं हो पाता, और यदि ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं हो पाएगा तो ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगा, जो नुकसान है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन किस पे रिएक्ट करता है, फाइब्रिनोजेन पे। ओके, तो ये फाइब्रिनोजेन पे रिएक्ट करके ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेनों पर एक्ट करके इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो गया, अब ये क्या करेगा, ये ऐसे 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 किसके साथ, प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू के साथ मिलकर एक क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बना, जिससे यहाँ पे थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है और ब्लड का मूवमेंट आगे नहीं हो पाता। मैं फिर से एक बार ब्लड क्लॉटिंग तुम लोगों को बता दूं। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन हमारे इनएक्टिव फॉर्म में है, हमारा लिवर सीक्रेट करता रहता है। जब हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ तो यहाँ पे डैमेज टिश्यू क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके, और हमारा क्या बनाया, जो ब्लड प्लेटलेट था वो बनाया थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर यहां तक बात। जब हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ तो वहां पे प्लेटलेट्स क्या बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज, और वहां के डैमेज टिश्यू बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बोकाइनेज में, एक्टिव फॉर्म में। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में। ओके, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए क्या चाहिए था, कैल्शियम। अब ये थ्रोम्बिन जो हुआ फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा, ये थ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन। इस तरह से हमारा ब्लड कोगुलेशन चलता रहता है, और ये फाइब्रिन किसके साथ चला जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स के साथ, और वहां पे जाके क्लॉटिंग। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्लास अबाउट द लिम्फ। लिम्फ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।